हम्म, वॉइस ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला मेरे भाई आपका प्रोनाउन का पार्ट 3। कौन सा है मेरे भाई आपका आज? आज हमारा है प्रोनाउन परनाउन पार्ट 3। अब तक हम प्रोनाउन का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, और पार्ट 2 जो हमारा कल हुआ था जिसमें मैंने आपको कुछ एडवांस चीजें बताई थी। ठीक है, चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त चल रहे, मस्त होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी आपकी कैसी चल रही है? इंग्लिश आपकी कैसी चल रही है? चीजें समझ आ रही है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? बताओ। फर्स्ट क्लास है तो मत देखो, पहले बाकी क्लास देख लो। जी। लव गौतम जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। और बताओ। जी। बढ़िया चल रही है तैयारी? जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्विज में 10 में से 9 सही हो रहे हैं। क्विज में एक टाइपिंग मिस्टेक थी, है ना? एक क्विज के एक क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक भी थी। ठीक है, ओके, चलो, बढ़िया चल रही है ना? डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन से बाहर आओ। जब डिप्रेशन डिप्रेशन फील हो तो वो गाना सुन लिया करो, मार के पौआ फिर मैं सो गया, नींद कसूती आई, है ना? वो गाना सुन लिया करो, वो गाना ही डिप्रेशन को भगा देता है। ठीक है, चलो। दो चीजें हैं आज ना, मेरा मन है पहले आपको, चलो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो बहुत इजी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कोई काम करें। जैसे दो लोग आपस में हैंडशेक करें, दो से ज्यादा लोग आपस में हैंडशेक करें, दो टीमें आपस में खेलें, दो से ज्यादा टीमें आपस में खेलें, दो लोग आपस में फाइट करें, दो से ज्यादा लोग आपस में फाइट करें, दो लोग आपस में बंटवारा करें, दो से ज्यादा लोग आपस में बंटवारा करें, तो वहां रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, मतलब आपस में है यहाँ चीज। हाँ, हम आप बिल्कुल आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ है, ठीक है? आपस में जब चीजें होंगी तब हम उन्हें बोलेंगे। ठीक है, ओके। दो व्यक्ति जो होता है, पता नहीं क्या लिख दिया है। ईच अदर आता है दो व्यक्तियों के लिए, और वन अनदर आता है दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए। ईच अदर में कितने वर्ड हैं? बताओ। ईच अदर में कितने वर्ड होते हैं? आप बोलो एक वर्ड है ईच, एक वर्ड है अदर, तो टोटल कितने हुए? वन प्लस प्लस वन मतलब दो सरदार। तो वन अनदर में देखो आप कितने वर्ड है। वन एक वर्ड, एन एक वर्ड, अदर एक वर्ड। एक वन, एन अदर, एक एक एक, कितने हुए? आप बोलोगे जी तीन सरदार। तो दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए जिसमें दो से ज्यादा वर्ड हैं। अंडरस्टूड? चलो। टू ब्रदर्स वर आर्ग्यूइंग विद वन अनदर फॉर द पार्टी। दो भाई आपस में पार्टी के लिए लड़ रहे थे। बताओ क्या आएगा? आप बोलोगे सर जी सेंटेंस में अगर मेरे को ईच अदर वन अनदर दिख जाता है तो मुझे दिख रहा है वन अनदर, मतलब लोग तीन होने चाहिए, यहाँ तो दो है। कितने आदमी? आप बोलोगे जी दो सरदार। अगर दो है तो दो के लिए तो ईच अदर आता है, वन अनदर नहीं आता है, ईच अदर आएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बताओ मेरे भाई। नाउन पीडीएफ में आज दे दूंगा, ध्यान से। आज मैं नाउन पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो। ऑल द स्टूडेंट शुड हेल्प ईच अदर। अब दो स्टूडेंट को तो ऑल द स्टूडेंट में नहीं बोलूंगा। बताओ, क्या मैं दो स्टूडेंट को ऑल द स्टूडेंट बोल दूंगा? ऑल द स्टूडेंट है, ये थोड़ा कॉमन सेंस से देखना भाई साहब, दो प्लस ही रहे होंगे। ऑल द स्टूडेंट दो से ज्यादा के लिए बोलेंगे।
अब ऑल द स्टूडेंट शुड हेल्प, यहां ईच अदर नहीं आएगा, यहां वन अनदर आएगा। ईच अदर जब दो मेंशन हो, जब दो मेंशन हो। अंडरस्टूड है? बुक नहीं आई है, मैंने बुक टीम से बात करी है, पर्सनली जाके बात करी है, तो वो बोल रहे हैं सर अगले 2 से 3 दिन में सबकी बुक पहुंच जाएंगी। कुछ है ना, डिलीवरी कंपनी की तरफ से कुछ इश्यूज आए थे, इस वजह से बुक, सारी ही बुक लेट हो रही। ये सिर्फ ग्रामर गुरु मेरी बुक नहीं, सारी ही लेट हो रही हैं। बहना जब मन करे आप अपने भाई से तब मिल सकते हो, आरडब्ल्यू ऑफिस आके, तब जब आपका मन करे सिस्टर, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो। ये 2 क्वेश्चन मैंने समझाए, 2 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, हमारा ये वाला रूल यहाँ खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा रूल नहीं है। हाँ देखो, बहुत सारे लोगों की बुक आ गई होगी। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराऊंगा। बहुत बढ़िया। जय हिंद साहब। आप आर्मी में हो, बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा करने वाले हो लाइफ में। बताओ, एक गुड़िया बोल रही मेरी तो 3 दिन में ही आ गई है। है ना? बिल्कुल। चलो। आप बोलोगे जी ऑल द प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स, 2 प्लेयर को ऑल द प्लेयर तो नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। ऑल द प्लेयर इन द टीम, टीम में सारे प्लेयर्स ने चीयर्स किया, एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया, ईच अदर आपस में, सबका। ठीक है, चलो। द टू नेबर्स आर नॉट टॉकिंग टू वन अनदर, दो पड़ोसी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। दो पड़ोसी आपस में, अब साफ साफ लिखा हुआ है टू, कितने आदमी थे? आप बोलोगे जी 2 सरदार। कितने आदमी? आप बोलोगे जी 2 सरदार। अब दो हैं, दो के लिए वन अनदर नहीं आवे, दो के लिए आता है ईच अदर। इस रूल में तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार थम अप करेंगे। अभी कुछ प्राणी निकलेंगे, वो सर एक बार और सर रिपीट कर दो। वो निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे। बताओ, बाकी किसी को कोई दिक्कत? एक बार थम अप करेंगे, मैं नेक्स्ट रूल पर बढ़ता हूं। बताओ। एक दो तो जरूर निकलेंगे सर, एक बार और बता दीजिए। वो तो जरूर आते हैं सर, रिपीट प्लीज, ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना निकले। ठीक है, चलो। हाँ देखो, मुझे पता था निकलेंगे ऐसे कुछ प्राणी। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन को, पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। ये मेरा फेवरेट है, रिलेटिव प्रोनाउन मेरा फेवरेट है। रिलेटिव कौन होते हैं? कौन होते हैं रिलेटिव? हमारे सगे संबंधी होते हैं, जिनसे हम संबंध, हमारा कोई संबंध होता है, उन्हें हम रिलेटिव बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी से कोई संबंध बताएगा, किसी को रिलेट करेगा। क्या करेगा? किसी को रिलेट करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे 3 होते हैं, एक होता है हु, एक होता है विच, और एक होता है दैट। हु, विच, दैट, 3 होते हैं। हु, विच, दैट। हु के केस होते हैं हुज और हुम, मतलब ये हु ही है, ये इसके केस है। विच और दैट ये जब जोड़ने का काम करे, कंजंक्शन का काम करे, सेंटेंस के बीच में आए, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये बात याद रखना, हमेशा सेंटेंस के बीच में आएंगे, स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, एंड में नहीं आएंगे। ठीक है, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। अब आप सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मैंने बोला आई लाइक तब्बू एंड सी लाइक मी।
या इस सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत? इस सेंटेंस में किसी को कोई भी दिक्कत, एनी दिक्कत? बताओ। हाँ, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब नहीं नहीं, दो क्लॉज को नहीं जोड़ेंगे, दो क्लॉज को नहीं जोड़ेंगे, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, चलो। ठीक है। हाँ, इनका हिंदी जो होती है, जो, जैसे, जो, जिसका, ऐसे होती है। ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई लाइक सबो हु लाइक्स मी, तुम्हें कोई दिक्कत? तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? देखो, आपने बोला सर जी आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लाइक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब्बो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लाइक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और मी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन थी, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू थी, दो क्लॉज को एंड कंजंक्शन जोड़ रहा था, सी प्रोनाउन था। जब कंजंक्शन और प्रोनाउन का काम करे, देखो ये है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये काम करता है कंजंक्शन का। इसमें प्रोनाउन के भी गुण हैं और कंजंक्शन के भी गुण हैं। इसमें प्रोनाउन के भी गुण हैं और कंजंक्शन के भी गुण हैं। तो मैंने एंड और सी की जगह हु का इस्तेमाल किया, तो ये क्या कर रहा है? आई लाइक सब्बो, मैं सब्बो को पसंद करता हूं। हु, जो लाइक्स मी, मुझे पसंद करती है। हु मतलब जो, हु कौन? सब्बो लाइक्स मी। यहां पर ये अपने से पहले आए एंटीसीडेंट, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करती है। आई लाइक सब्बो, मैं सब्बो को पसंद करता हूं, एंड सी लाइक्स मी, और वह मुझे पसंद कर, देखो ऐसे बोलूं, मैं सब्बो को पसंद करता हूं और वह मुझे पसंद करती है, मैं सब्बो को पसंद करता हूं जो मुझे पसंद करती है। तो और वह की जगह जो का मैंने इस्तेमाल कर दिया। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। अब बात समझे हम, यहां भी वही चीजें हैं। आई मेट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मैं मीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यहां कौन नहीं, हु का मतलब है जो, जो स्कूल से रिटर्न हो रही, कौन हो रही थी स्कूल से रिटर्न? आप बोलोगे जी वीना, आई मेट वीना, जो स्कूल से रिटर्न हो रही थी। जो कौन? जो कौन? आप बोलोगे जी वीना। इसका मतलब यहां जो वर्ब आई है वो वीना के लिए आई। तो पहले तो आप ये समझ लो, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले वाले आए हुए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले नाउन प्रोनाउन है, जो इसका एंटीसीडेंट है, जिसे ये जोड़ रही होती है, उसके अकॉर्डिंग आती है। ठीक है। हाँ, ऑल्सो लाइक्स में भी बोल सकते हैं जी। गुप्ता जी फिर कौन? वो आपने सुना है, मैं नहीं तो कौन बे। फिर बताओ आप कौन? चलो। आई नो अमित हु इज अ डॉक्टर, मैं अमित को जानता हूं जो एक डॉक्टर है। तो ये इज वर्ब किसके लिए आई है? आप बस मुझे इतना बता दो। ये वॉट नहीं है, हु है, गलती से वॉट लिख गया है। हु इज द डॉक्टर, बताओ मुझे। बताओ। नो पर्सनल क्वेश्चन, एंटीसीडेंट मतलब ये जिसको जोड़ रहा है, जिसके बारे में ये बता रहा है, ये पूरा सेंटेंस जिसके बारे में है, जिसको रिलेट कर रहा है, जिसको जोड़ रहा है, ये वाला एक्शन जिसके बारे में। बहुत बढ़िया, अमित के लिए आई है ना। आई नो अमित, मैं अमित को जानता हूं जो डॉक्टर है। जो कौन डॉक्टर है? जो अमित ही है। हु इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर। अंडरस्टूड? चलो, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको
बता देता हूं रूल दैट का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दैट का रूल बता देता हूं। ठीक है, दैट है आलू। अब आप मुझे समझ जाओ, अब आप मुझे बताओ आलू से क्या मतलब है। चलो, आपको दैट ऐसे नहीं समझ आएगा, पहले मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। हु रिलेट करेगा किसी ह्यूमन बीइंग को, हु जो जोड़ेगा उससे पहले कोई जिसको ये रिलेट कर रहा होगा, जो इसका एंटीसीडेंट होगा, वह कोई व्यक्ति होगा। क्या होगा? व्यक्ति होगा। विच जो जोड़ेगा वह व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए आ सकता है, व्यक्तियों में जब चॉइस बतानी हो, लेकिन वहां ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो अभी आप इतना लिखो, जो विच है वो थिंग्स को जोड़ता है। भाई, दो तरह की चीजें हैं, या तो ह्यूमन बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है। हु को जोड़ दिया, हु ने जोड़ दिया ह्यूमन बीइंग को, विच जोड़ेगा थिंग्स को, एनिमल्स को और बर्ड्स को। विच एक केस में आ सकता है ह्यूमन बीइंग के साथ, जब मुझे चॉइस की बात हो, विच इज योर ब्रदर, मतलब जब मैं चॉइस रख रहा हूं। ठीक है, और दैट आलू है, आलू मतलब सबके साथ, ह्यूमन बीइंग हो नॉन लिविंग बीइंग हो, आलू सबके साथ आ सकता है। दैट आलू है। दैट जो है हमारा, ये है आलू, पटेटो, आलू। अब आप, मैं इसे आलू क्यों बोलता हूं? मैं आलू इसे इसलिए बोलता हूं, आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू पालक, आलू बैंगन, आलू भिंडी, आलू का साग, आलू की मिठाई, आलू का रायता, आलू की चटनी, आलू की पकौड़ी, आलू की कचौड़ी, आलू की चिली पटेटो चाट, आलू सब जगह आ जाता है। आलू का हलवा खाया है आपने? मैंने खाया आलू का हलवा, है ना। हम देसी बालक गामा के, हमारा वो चक्कर है, कढ़ी बनी हुई है, और पकौड़ी की जगह सीधा सीधा आलू चॉप करके काट के घेर दिया, बन गई पकौड़ी। मतलब, और ये और बोलती है ऊपर से, मम्मी पकौड़ी जो मैं बनाऊंगी वो भी तो आलू की बनाऊंगी, उसके ऊपर बेसन, कढ़ी में बेसन ऑलरेडी है, आलू मैंने डाल दिया, कढ़ी में ये पक रही है। तो ये आलू जो है ना, कढ़ी में जैसे सब्जी के बुरके ऐसे चॉप करके डाल देता, वो पकौड़ी का काम करने लग जाता है ना। हाँ जी। तो आलू सब जगह एडजस्ट हो जाता है। हाँ, आलू का साग बिल्कुल। साग जब आप बनाओ उसमें ना, आप कभी आलू को कद्दूकस जो वो करके डाल के देखना, बड़ा अच्छा साग लगता है। हाँ जी। आलू का भरता। हाँ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो दैट आलू, अब मैं इतनी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आलू सब जगह एडजस्ट हो जाता है, सब जगह एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही दैट सब जगह एडजस्ट हो जाएगा, जैसे आलू सब जगह आ जाता है, ऐसे ही दैट सब जगह आ जाता है। ठीक है, सब जगह आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको कहीं भी। ठीक है मेरे भाई, चलो। विच आता है सिर्फ थिंग्स के लिए, या चॉइस बताने के लिए, पर्सन के लिए भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊं, हु विच दैट, तीनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों एक साथ पढ़ेंगे। हम्म, चलो, पहला क्वेश्चन, आई फेवरेट आलू बोलो, माई फेवरेट आलू। नहीं, एल्स हिसिंग साउंड है, फिर भी उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। हिसिंग साउंड है लेकिन लगाते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्शन है, अपवाद है हर जगह। पहला क्वेश्चन है, द बॉय whose केम हेयर इज अ प्लेयर। तो द बॉय, अभी यह ना फिर वही चीजें, तीनों चीजें एक साथ मुझे पढ़ानी पड़ेंगी, तीनों चीजें एक साथ पढ़ानी पड़ेंगी। अभी चलो, सबसे पहले ना मैं आपको हु को ही रिलेट करके बताता हूँ थोड़ा सा। आई, मी और माई, मैंने तीन चीजें लिखी। क्या क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा आई, मी, माई। आई, मी, माई, इनसे आप क्या समझते हो?
आई कौन सा केस था? बस मुझे ये बताओ, आई कौन सा केस था? बताओ, आई कौन सा केस था? आप बोलोगे जी आई था सब्जेक्टिव केस। जो मी कौन सा केस था? मी था ऑब्जेक्टिव केस। और माई कौन सा केस था? माई था एडजेक्टिव केस। माई की क्या शर्त थी? माई की शर्त थी मुझे चाहिए नाउन। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं हु के केस, हु, हुम, हुज। जो आई की शर्तें हैं वो हु की शर्तें हैं, जो मी की शर्तें हैं वो हुम की शर्तें हैं, जो माई की शर्तें हैं वो हुज की शर्तें हैं, वो हुज की शर्तें हैं। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हुई, माई बोले मैं बिना नाउन के मर जाऊंगा। अगर आगे नाउन है, मत मी लगाइयो, मत आई लगाइयो, माई लगाना है। ना तो मी लगाना है, ना आई लगाना है, माई लगाना है। तो अगर आगे नाउन दी हुई है तो मैं हु लगाऊंगा, हुम लगाऊंगा या हुज लगाऊंगा? बस मुझे इतना बता दो। अगर आगे नाउन दिया हुआ है, सब है नाउन, मैंने बुक बनाई है, मुझे नहीं पता हो गया है या नहीं है बुक में, सब है ये बुक में सब। अगर आगे नाउन दिया हुआ है तो हुज लगा दिया। माई बुक हुज बुक, माई बुक हुज बुक, माई बुक हुज बुक। जैसे माई को नाउन चाहिए ही चाहिए, हुज को नाउन चाहिए ही चाहिए। अगर आगे नाउन है तो माई आता था, आगे नाउन है तो हुज आएगा। यहां का डाउट क्लियर है? अब बात आती है हु और हुम में। अब यहां डाउट बनेगा, कहां हु आए कहां हुम आए। जब मैं पढ़ता था ना, मुझे रूल कभी क्लियर नहीं हुआ। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे कंफ्यूजिंग जो रूल था वो मेरे लिए ये था, कहाँ पे हु लगाऊं कहाँ पे हुम लगाऊं। क्योंकि मेरे टीचर्स ने, मैं नहीं बता रहा हूँ उन्हें गलत, मुझे कुछ ऐसा पढ़ाया था कि मेरे अंदर दिमाग कम था, मैं नहीं समझ पाया था। हम बड़े एवरेज स्टूडेंट थे, तो दिमाग, मास्टर की गलती नहीं थी, हम में दिमाग ही कम था, तो मैं नहीं समझ पाया था। मैं अपने आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था हु कहाँ आएगा हुम कहाँ आएगा, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। और आज मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। तो मैं यहाँ आपको ये सीख दे रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए तो आपकी वीकनेस जिस दिन आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, जिस दिन आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये मेरा वीकेस्ट पॉइंट था और आज मेरा ये फेवरेट है। आपको पढ़ाने के लिए मैंने इस पे इतनी रिसर्च की, इतना खुद से सेल्फ एनालिसिस किया। मैं घंटों हु और हुम को ऐसे देखता रहता था जैसे कोई लड़का अपनी पसंदीदा औरत को देखता है, मतलब अपने प्यार को देखता है, कोई लड़की अपने प्यार को देखती है। मैं ऐसे हु और हुम को घंटों देखता रहता था, कहाँ इसका यूज होगा, कहाँ, इतना कम दिमाग था हमें। लेकिन अब मेरे फेवरेट यही है। ठीक है, चलो। मेरे भाई आई सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस से मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव केस मतलब मैं सब्जेक्ट हूं। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए नहीं चाहिए? बस मुझे इतना बताओ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए नहीं चाहिए? आप बोलो जी सब्जेक्ट चाहिए वर्ब। इसका मतलब हु आएगा जब इसके लिए होगी वर्ब। ये जोड़े में चलता है। क्या चलता है? जोड़े में चलता है। भाई जहां आई आ रहा था, आई सब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। सब्जेक्टिव केस मतलब जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट मतलब उसे वर्ब चाहिए। इतनी सी बात है। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब या प्रेपो के बाद आता है, क्या इसको वर्ब चाहिए? जो मी था ऑब्जेक्टिव केस था, ये प्रेपो के बाद आ रहा था, क्या इसको वर्ब चाहिए? आप बोलोगे जी सर वर्ब नहीं चाहिए। नहीं, वो प्लस वर्ब नहीं है, वर्ब कहीं भी हो सकती है लेकिन होगी जरूर। अब ये जो वूम है, ये मेरे भाई है, ये है रंडवा इंसान। तुम में से रंडवा इंसान कौन कौन जानते हो, गलत वे में मत लेना भाई, ये है, आप अच्छे से समझ जाओगे कंसेप्ट को। बॉयज दो तीन तरह के होते हैं। एक बॉय जिसकी अभी उम्र नहीं हुई है, वो कुंवारा है।
ये एक बॉय जिसकी शादी होने के चांसेस है, वो भी कुंवारा है। ऐसे लड़के जिनके शादी होने के चांसेस हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सर पे बाल बचे हुए हैं, वो सब कुंवारे रंडवे में बहुत अंतर है। तो जिसके चांसेस हैं भाई, रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, घर बार ठीक है, सर पे बाल बचे हुए, एज 30 के आसपास है, रिश्ते शादी के आ रहे हैं, वो खुद से नहीं करना चाह रहा है, पहले अपना करियर सेट करना चाह रहा है, या वो चाह रहा है भाई मेरी चॉइस की शादी वहां हो, बाकी जगह से रिश्ते आ रहे हैं, वो कुंवारा है। ठीक है। और रंडवे इंसान का मतलब है जिसकी शादी के चांसेस ही नहीं है, जिसकी शादी होने के चांसेस नाक मतलब खत्म है भाई, उसका तो भाई ले दे के करना पड़ेगा जुगाड़, मतलब जिसके शादी के चांसेस खत्म हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है। मतलब जिसके साथ है ही नहीं पार्टनर, तो वोम को वर्ब चाहिए ही नहीं। अब सेंटेंस में आपको वर्ब ढूंढनी है, सेंटेंस में वर्ब कितनी है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है हु और वोम में अंतर करने का। जैसे कि पहला सेंटेंस है, यहां पर पहला क्वेश्चन आया है, यहां आ गया पहला क्वेश्चन, देखते हैं। द बॉय हुज प्लस नाउन होनी चाहिए तो केम V2 है, वर्ब है। हुज प्लस नाउन होनी चाहिए थी, यहां नाउन नहीं है, हुज तो नहीं आएगा। बॉय एक ह्यूमन बीइंग है, बॉय ह्यूमन बीइंग के लिए विच भी नहीं आएगा। दैट आ सकता है, मैं दैट की बात कर नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हु लगाऊं या हुम लगाऊं। बहुत आराम से समझाऊंगा मेरे भाई में इसे, हु लगाऊं या हुम लगाऊं, बताओ क्या आएगा। अब आप बोलो दा बॉय सब्जेक्ट है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, दा बॉय एक सब्जेक्ट है, एक इसमें वर्ब इज रही, इज भी एक वर्ब है, मैंने बोला सब्जेक्ट वन वर्ब वन। द बॉय इज आ प्लेयर, प्लेयर कौन है, आप मुझे बताओ प्लेयर कौन है, हु इज द प्लेयर, आप बोलो इज आ प्लेयर, द बॉय इज आ प्लेयर। तो द बॉय की वर्ब ये रही, ये वर्ब किसकी है, अकेली नहीं आएगी वर्ब, अपना पार्टनर लेके आएगी। अब वर्ब है तो हु लगा दो, वर्ब नहीं होती तो हुम लगा देता। किस किस को थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझ आई कि सर हमें ना थोड़ी थोड़ी समझ आई, बहुत ज्यादा तो नहीं आई, थोड़ी समझ आई। हु इज द प्लेयर, द बॉय इज द प्लेयर, तो द बॉय सब्जेक्ट की वर्ब ये रही। ये जो वर्ब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वर्ब कभी नहीं होती, दुल्हन अकेली नहीं आती है, दूल्हा राजा होगा उसका, है ना। तो हु सब्जेक्ट वर्ब को हु सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। आगे मैं बता, द गर्ल सब्जेक्ट है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल है। इज वर्ब V1 हो गई और ये वर्ब V2 हो गई, सेंटेंस में दो वर्ब है। वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन तो उसके कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने बोला था इज एम आर वॉज वर के बाद नाउन आती है तो वो उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इज माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड कौन है, कौन है मेरा फ्रेंड, आप बोलोगे गर्ल, द गर्ल, लड़की मेरी दोस्त है। और द गर्ल जो है वो गर्ल ही फ्रेंड है, फ्रेंड को ही गर्ल बोला गया है, सब्जेक्ट के बारे में ही मेरा दोस्त बोला गया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अंडरस्टूड है। अब मेरे भाई इज द डांसिंग, ये वो V2 है, अब वो बिना सब्जेक्ट के नहीं आती, इसलिए हु आएगा, हु इज डांसिंग। अंडरस्टूड, बात समझन में आई मेरे भाई, आई कि नहीं आई, बताओ, समझे या नहीं समझे। चलो और आगे बढ़ जाता हूं। द मैन हुज हेल्प्ड मी वॉज वेरी काइंड, अब फटाफट बताऊंगा मैं। हुज प्लस नाउन होनी चाहिए, नाउन नहीं है, वर्ब है, हुज तो नहीं आएगा, द मैन की वर्ब वॉज रही, हेल्प्ड की वर्ब हु हो जाएगी, क्योंकि मैन कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए हुआ था। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, बहुत बढ़िया। बुक जो है वो कोई व्यक्ति तो नहीं है, तो हु या उसका कोई केस नहीं आ सकता है।
कोई भी उसका केस नहीं आ सकता है, ना हु आएगा, ना हुम आएगा, ना हुज आएगा। द बुक नॉन लिविंग बीइंग है, विच आ जाएगा, खेल खत्म, पैसा हजम। उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। दा अगर नॉन लिविंग बीइंग है, विच लगा दो, कुछ चेक ही नहीं करना। ही इज द पर्सन हु आई वॉज टॉकिंग। आप बोलोगे ही सब्जेक्ट की इज वर्ब रही, आई सब्जेक्ट की वॉज वर्ब रही, हु की वर्ब कितने है मुझे बताओ। हु की वर्ब सेंटेंस में दी हुई है। दिस इज द पर्सन, यह वो व्यक्ति है, हु आई वॉज टॉकिंग, जिससे मैं बात कर रहा था। बताओ। अब देखो यहां रिलेटिव प्रोनाउन आई है, ठीक है। उससे पहले की नाउन एक ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग है तो तीन ऑप्शन आपके पास है, हु, होम, हुज। अब आगे नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, तो हुज का खेल खत्म। या तो हु आएगा या हुम आएगा। अब आप वर्ब चुनो। विच का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, उसे वर्ब चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। जैसे यू ही सब्जेक्टिव केस है, यू ही ऑब्जेक्टिव केस है, और एडजेक्टिव केस होता है योर्स। ऐसे ही विच ही सब्जेक्टिव केस होता है, विच ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑफ विच होता है एडजेक्टिव केस। तो भाई जब उसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम है, हमें चेक करना क्यों है, क्यों करना है, बताओ। आप बोलोगे ही सब्जेक्ट की इज वर्ब, आई सब्जेक्ट की वॉज वर्ब, सेंटेंस में वर्ब नहीं है। बिना दुल्हन के रंडवा इंसान, तो बिना वर्ब के वूम होगा। मुझे बताओ समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें होती थी, और आज ये मेरा फेवरेट है। मतलब मुझे ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। अब ये मेरी स्ट्रेंथ है। आपको भी लाइफ के किसी भी सेगमेंट में सफलता चाहिए, तो उस सेगमेंट में जो आपकी वीकनेस है, जिस दिन आपकी वो स्ट्रेंथ बन जाएगी, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। मान के चलो आपका मैथ वीक है, आप कंपटीशन में जा रहे हो, मैथ वीक है, तो जिस दिन आपकी मैथ ही आपकी ताकत बन जाएगी, आपको सफल होने से कोई रोक सकता है नहीं। देखो अब वो दौर नहीं है। हमारे जो पापा चाचा दादा हमारे लिए बात बनाते हैं, उनके दौर में फॉर्म भरने से नौकरी मिल जाती थी, उनसे फॉर्म नहीं भरे गए, वो आज हमें हमारे लिए बात बनाते हैं। अब वो दौर है कि आपका एक आध सब्जेक्ट वीक है तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, और जिस दिन आपका कमजोरी आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, उस दिन आपको सफल होने से नहीं रोक सकता कोई भी। मेरे लिए सफलता के मूल मंत्र है। जैसे मेरे को कैमरोफोबिया है, मुझे कैमरे से बहुत डर लगता है। जिस दिन मुझे कैमरे को फेस करने में मजा आने लगेगा, उस दिन मेरा ये ताकत बन जाएगी। मैं एक बंद स्टूडियो में, मैं अकेला बैठा हूँ, मेरे स्टीमर है, मैं बहुत बहुत इंजॉय करते हुए पढ़ा सकता हूँ। मुझे आप मान के चलो स्टेजोफोबिया है, मैं स्टेज पे 4 वर्ड नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि स्कूलिंग भी ऐसी रही, सरकारी स्कूल में पढ़े, घर का माहौल भी ऐसा रहा, और खुद मेरी कमजोरी भी रही, बहुत शाई टाइप के हम रहे, है ना। चलो, ठीक है, ये सब आपको नहीं देखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं बस आपको वही देखना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है माई की जगह वूज आएगा। हाँ मतलब जहां माई प्लस नाउन, अगर आगे नाउन दे रखी है तो वहां वूज लगा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ प्रेप और वर्ब के बाद तो आएगा ही आएगा, वो भी क्वेश्चन होंगे। आई हैव अ कार, वोम आई लव वेरी मच। तो आप किसे लव करते हो, आई लव वेरी मच, आप लव किसे करते हो, आप बोलोगे जी कार है, तो एंटीसीडेंट है कार। कार है एक थिंग, थिंग के लिए वूम नहीं आता है, विच आता है। थिंग के लिए हु का केस आएगा ही नहीं, थिंग के लिए हु का केस आएगा ही नहीं, ठीक है, आएगा ही नहीं। दिस इज द बुक हु आई बॉट यस्टरडे,
आई बॉट यस्टरडे, तुमने कल क्या खरीदा था? तुमने खरीदी थी आई बॉट यस्टरडे, यू बॉट यस्टरडे अ बुक। तो एंटीसीडेंट है बुक, बुक है एक थिंग, और थिंग के लिए हु और उसका कोई केस नहीं आता, विच आता है। दैट आ जाए, दैट गलत नहीं है, ठीक है। अरे नहीं, माई फ्रेंड कहां था, कहां कर रहे हो? अब मैं समझा दूंगा, वो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, माई फ्रेंड को हुज फ्रेंड कर दो। नहीं, ये नहीं है वो। द गर्ल यहां चाहिए आपको, वो रिलेटिव प्रोनाउन ये है, ये यहां रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, हुज फ्रेंड नहीं करोगे यहां, ये नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ लगा सकते हो दैट, लेकिन एग्जामिनर दैट लगा के क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो हु की जगह विच लगाएगा, विच की जगह हु लगाएगा, हु की जगह हुम लगाएगा, हुम की जगह हु लगाएगा। तो आपको तो विच हु हुम को सीखना है, दैट से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। एंटीसीडेंट मतलब जिसको जोड़ा जा रहा है, और पूर्व करके कुछ हिंदी में भाई मुझे नहीं पता शुद्ध हिंदी, पूर्व भाषित करके कुछ ऐसा अजीब सी हिंदी होती है, मुझे नहीं पता। अब आपको शुद्ध हिंदी चाहिए, आपके हाथ में फोन है, आप गूगल कर लो। सॉरी मुझे नहीं पता एंटीसीडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे इतना पता है जिसको रिलेट किया जा रहा है वो एंटीसीडेंट है, जिसके बारे में आगे बात हो रही है वो एंटीसीडेंट है, ठीक है। अब शुद्ध हिंदी के लिए भाई प्लीज आप गूगल कर लो, सॉरी मुझे नहीं पता शुद्ध हिंदी। मैंने हु की जगह वूम कर दिया, कहां पे कर दिया वूम, मैंने विच किया है, विच किया है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय अलग होते हैं। यार देखो, अब आप चीजों को वैसे ही क्रिटिकल कर रहे हो, आपको क्या करना है, देखो आपको ऐसे देखना है, आपको किस तरीके से चीजें देखनी है, आपको इस तरीके से चीजें देखनी है। अगर मैं आपकी जगह होता मैं चीजों को इस तरीके से समझता। कैसे समझता? मैं देखता सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ आई है, यहां आई है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यहां आई है, रिलेटिव प्रोनाउन यहां आई है। सबसे पहले मैं देखता रिलेटिव प्रोनाउन हेल्प मी, किसने मेरी हेल्प करी, मैन ने करी, उससे पहले जो नाउन है वो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के पास मेरे पास तीन ऑप्शन है रिलेटिव प्रोनाउन में, या तो हु, या वोम, या हुज। हुज सबसे पहले मैं हुज को चेक करता, क्या आगे नाउन है, नहीं है, हुज तो नहीं आएगा। अब हु लगाऊं हुम लगाऊं, मैं करूंगा वर्ब चेक, ये वर्ब ये रही वॉज, वॉज वर्ब मैन की है, ये वर्ब किसकी है, ये वर्ब हु की हो जाएगी, इसका मतलब यहां हु आ जाएगा। वर्ब एक्स्ट्रा है हु लगा दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं है वूम लगा दूंगा, ठीक है। यहां बुक है, बुक थिंग है, थिंग को रिलेट विच करता है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कुछ देखूंगा ही नहीं। यहां हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सन के लिए हु आता है, लेकिन जरूरी नहीं हु आता है, वूम भी आ सकता है, विच भी हुज भी आ सकता है। आगे आई है, नाउन नहीं है तो हुज का खेल खत्म है, हुज तो नहीं आ सकता। अब मैं गिनूंगा वर्ब, ही की वर्ब इज रही, आई की वर्ब वॉज रही, क्या सेंटेंस में और कोई वर्ब है, सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है, तो हु नहीं आ सकता। अगर हु के लिए वर्ब होती तो हु आ सकता है, अगर वर्ब नहीं है तो वूम आए, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, ठीक है। चलो, मैं यहां देखता कार ह्यूमन बीइंग नहीं है, हु आएगा ही नहीं, विच लगा दूंगा। बुक ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, हु या उसका कोई भी केस नहीं आएगा, विच लगा दूंगा। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। अब तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह बहुत कमजोर है, या तो क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने ऐसे नहीं पढ़ाया था, मुझे मेरे टीचर ने इस भाषा में पढ़ाया था। सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, मुझे पल्ले नहीं पड़ती थी वो भाषा। मैं देखो लिखी हुई है ये भाषा, मुझे नहीं समझ आती थी ये भाषा। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में वर्ब का ऑब्जेक्ट ये सब नहीं आता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन बहुत है, बहुत क्वेश्चन है आज की क्लास में, सिर्फ यही मैं रिलेटिव प्रोनाउन ही पढ़ाऊंगा 1 घंटे आपको, बिल्कुल टेंशन मत लो। द मैन
विच। मैन ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए विच तो नहीं आता है, फिर क्या आ है? या तो हु आता है, या हुज आता है, या वूम आता है। अब हुज प्लस नाउन है, माई बुक हुज बुक, आगे तो प्रोनाउन है तो हुज का खेल खत्म हो गया, या तो हु आएगा या वूम आएगा। अब मैं गिनूंगा वर्ब, आई मेट सब्जेक्ट वर्ब, इनका तो खेल यहां खत्म हो गया। ये वॉज वर्ब है, अ डॉक्टर, वॉज अ डॉक्टर, कौन था डॉक्टर? मैन डॉक्टर था। इसकी वर्ब ये रही, सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब ही नहीं है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब है ही नहीं। अगर वर्ब होती तो हु लगा देता, वर्ब नहीं है तो हुम लगा दिया। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? तो आपको कभी ये नहीं देखना है, आपको गिननी है वर्ब। द मैन वॉज अ डॉक्टर, द मैन की वर्ब वॉज, आई की वर्ब मेट, आई भी तो सब्जेक्टिव केस है, इसके वर्ब मेट वी टू, यहां वर्ब ही नहीं है तो मैंने लगा दिया। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन, द मूवी, मूवी ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, हु का कोई भी केस नहीं आ सकता, विच आएगा। बताओ मेरे भाई, अंडरस्टूड? कैसे पता करे वर्ब है? दिमाग दिया है भगवान ने तुम्हें, आंखें भी दी है, हाथ भी दिया है, पेन चला के पता करो। इतना तो तुम्हें पता होगा, इसलिए मैंने वर्ब चार्ट दिया था, बोला था एक हफ्ते तक न्यूज़पेपर की तरह वर्ब चार्ट पढ़ना है, पढ़ लेते पता हो जाता। आपको पता होना चाहिए मीट मैट मैट वी टू है, सबको पता होगा, सोते हुए बच्चे को पता होगा वो जो है वन वर्ब है, ये वर्ब है और ये वर्ब है। सेंटेंस में दो वर्ब है, एक सब्जेक्ट ये बैठा, एक वो सब्जेक्ट ये रहा, ये सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब नहीं है वूम लगा दिया। बताओ और कैसे पता करोगे? हाँ, ऑफ विच दैट सब बताएंगे यार, पहले जितना पढ़ा रहा हूं उसे तो बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है, यही बातें मैंने यहां लिखी है। हु सब्जेक्टिव केस है, इसे वर्ब चाहिए ही चाहिए, सब्जेक्टिव केस इसे चाहिए ही चाहिए। whom ऑब्जेक्टिव केस है, इसे वर्ब नहीं चाहिए, और whose एडजेक्टिव केस है, इसे नाउन चाहिए। तीन बातें चेक करनी है बस, अंडरस्टूड? चलो, सेंटेंस है भाई वो वॉज द रामायण रिटन, आप बोलोगे बाई प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता था? वो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज ये सब पढ़ाऊंगा आपको, बाद में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। बस मुझे बताओ किस किस को नहीं पता कि बाई एक प्रोनाउन है? किस किस को नहीं पता बाई एक प्रोनाउन है? बाई एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद कौन सा केस आता है जी? ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हु आएगा ही नहीं, वूम आएगा, और इजी हो गया मेरे लिए। विद क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ और सिर्फ, प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, वूम आएगा, और इजी हो गया। प्रोनाउन के बाद तो आता ही ऑब्जेक्टिव केस है, और इजी हो गया मेरे लिए। द पर्सन, टू क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और कुछ आएगा ही नहीं, whom आएगा। द मैन हुज वॉज रवि टॉकिंग इज आ मैड, इज आ मैड नहीं आएगा, इज मैड आएगा, वह पागल है। द मैन ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को रिलेट करने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन, या तो हु, या हुज, या whom। सबसे पहले हुज चेक करूंगा, आगे वर्ब दी हुई है, नाउन होती तो हुज आ जाता, हु या whom। द मैन सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, एक वर्ब, रवि टॉकिंग इज वर्ब, एक और वर्ब, दो वर्ब, सेंटेंस में है दो वर्ब, एक तो द मैन सब्जेक्ट है, एक रवि है, रवि टॉकिंग, दो सब्जेक्ट, इसका मतलब वो आएगा।
भाई टॉक कौन कर रहा था? टॉक कर रहा था रवि। रवि सब्जेक्ट है। टॉक रवि कर रहा था, रवि सब्जेक्ट है। मैड कौन है? आदमी मैड है। सेंटेंस में दो वर्ब है। ठीक है, थोड़ा सा ना क्रिटिकल थिंकिंग लाओ अपने अंदर। वर्ब मतलब कुछ एक्शन हुआ है या कोई स्टेट हुई है। मैंने बोला हु इज मैड, कोई व्यक्ति मैड है, कोई व्यक्ति पागल है। मैंने बोला हु इज मैड, हु इज मैड, आपने बोला द मैन इज मैड। इसका मतलब ये जो वर्ब है इज, ये तो मैन की हो गई। अब वॉज टॉकिंग, हु वॉज टॉकिंग? रवि वॉज टॉकिंग। इसका मतलब ये वर्ब रवि की हो गई। इसका मतलब सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं तो मैं वूम लगा दूंगा। हु वॉज टॉकिंग, रवि बात कर रहा था, रवि हो गया। तो ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिलके एक वर्ब कहलाती है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आती है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा। अब भाई साहब वर्ब भी नहीं है तो सब्जेक्टिव केस कैसे लगा दूं? ऑब्जेक्टिव केस लगा दूंगा। अंडरस्टूड है? बताओ। बाई और विद प्रोनाउन कैसे होते हैं? किसने बोला बाई और विद प्रोनाउन कैसे होते हैं? बाई और विद प्रेपो होते हैं। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपो है ये, प्रेपो प्रेपोजिशन। विद प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस। टू प्रेपो, प्रेपो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब तुम्हारा मुझे लग रहा है दिमाग घूम गया है। किसने बोला बाई और विद प्रोनाउन होते हैं? बहुत शॉर्ट वो है तुम्हारी कैपेसिटी दिमाग की। बहुत बहुत कम कैपेसिटी है दिमाग की, बहुत कम है। बताओ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखो विच जो आता है चॉइस बताने के लिए ह्यूमन बीइंग के साथ आ सकता है। भाई मैंने कितनी बार बोला मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो, मेरी फीलिंग्स पे जाया करो। मैंने कितनी बार बोला, चलो मैंने ही बोल दिया। तो मैं तो डिस्क्लेमर दे के चलता हूं अपनी क्लास पे, मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो, मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो, मेरी फीलिंग पे जाया करो। मैंने बोल दिया सॉरी। हो जाता है कई बार। भाई मैंने बोला मेरे वर्ड्स पे जाओ ही मत। कई बार मैं लिखते हुए गलत बोल देता हूँ, ठीक है। तो लेकिन यार एक बात तो बताओ, मैं बोल दूंगा इज प्लूरल है, मैंने आपको स्पेशल बताया इज सिंगुलर, मैं बोल दूं पढ़ाते हुए इज प्लूरल है, तो आप इसको प्लूरल मान लोगे? इसको प्लूरल मान लोगे क्या? नहीं मानना है इसको प्लूरल। ये तो इतना तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हाँ, पढ़ाते हुए एक्सप्लेन करते हुए मुंह से गलत वर्ड निकल गया होगा, लेकिन है तो बाई और विद प्रेप हुई, ये तो जग जाहिर है ना, ये तो सबको पता है। चलो, टेल मी वूज ऑफ द टीचर यू लाइक द मोस्ट। तो आप वूज ऑफ द टीचर्स लिखेंगे यहां पर, यू लाइक द मोस्ट। मुझे बताओ कौन से टीचर तुम्हें ज्यादा पसंद है? ज्यादा पसंद। तो यहां चॉइस की बात हो रही है, आप टीचर्स में से कौन से पसंद है। तो वहां चॉइस के लिए, टीचर्स के लिए भी हम विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये यहां पर, यहां पर क्या है मेरे भाई? ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहां, ये रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, चलो। whom of the candidate was selected for the job, यहां ये बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इंटेरोगेटिव है। क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता कैसे चलेगा कि चॉइस की बात हो रही है? विच सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग को के लिए तब आ सकता है जब क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, तो आप बोलोगे वूम ऑफ द, नहीं विच ऑफ द कैंडिडेट।
क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, वहां पे हाँ टीचर गलत है। एक ही टीचर है तो तुम कौन सा पसंद करोगे, उसे ही पसंद करोगे। जब एक से ज्यादा होंगे ना, विच ऑफ द टीचर्स, चार पांच टीचर्स हैं, चार पांच टीचर्स हैं। अब मैं पूछूं कौन सा वाला तुम्हें ज्यादा पसंद है, अब एक ही टीचर है, मैं पूछूं कौन सा पसंद है भाई, कौन सा टीचर पसंद है, एक में कौन सी चॉइस, चॉइस होने के लिए एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, इसलिए टीचर्स आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। इंटेरोगेटिव में ही ऐसा होता है, अगर इंटेरोगेटिव है तो ही मैं विच का इस्तेमाल कर सकता हूं, ये आप देख लेना। बताओ, ठीक है। अब भाई मैं कोई चूरन या घुट्टी तो आपको नहीं बता सकता हूं कि भाई ये चूरन या घुट्टी है। अगर आपको इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ती है, आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाने होंगे। पता है, देखो मेरा थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। मान के चलो दो व्यक्ति हैं, दो मेरे दोस्त हैं, ये मान के चलो अमित, ये मान के चलो सुमित। अब मुझे दोनों में से किसी एक को दोस्त बनाना है अपना। अब जो अमित और सुमित दो लड़के हैं, मैं क्या करता हूं, मैं सुमित को बहुत कम टाइम देता हूं। मुझे शुरू से ही इसकी कुछ चीजें ना मुझे अपने फेवर की नहीं लगी, मेरे कंफर्ट जोन में सुमित नहीं आया, तो मैं इसे टाइम ही नहीं देता। मैं इसे मजबूरी में, कभी कभी मजबूरी में बात करनी पड़े तो इससे हाय सुमित, हेलो सुमित करके निकल लेता हूं। मैं इसे एवरेज टाइम देता हूं, अगर मैं निकालूं तो मैं इसे कभी टाइम नहीं देता। अगर मान के चलो तो मैंने एवरेज टाइम इसे 5 मिनट दिया है बस। ये अमित, इससे मेरी वाइब से मैच हुई, ये मेरे को अपने विचार का लगा, मैं ये मेरे कंफर्ट जोन में, मैं इसके कंफर्ट जोन में हूं। मैं हर जगह इसके साथ घूमने जाता हूं, मैं पार्टी जा रहा हूं इसके साथ, वॉक पे जा रहा हूं इसके साथ, जिम जा रहा हूं इसके साथ, मैं हर जगह इसके साथ घूमता हूं। मैं रोज इसको देता हूं 2 आवर्स मिनिमम, हम दोनों साथ रहते हैं। मेरा अच्छा दोस्त कौन होगा, मेरे रिलेशन किससे अच्छे होंगे, आप मुझे बताओ, अमित से या सुमित से? बताओ, अमित से या सुमित से? बताओ मेरे भाई, किससे मेरे रिलेशन अच्छे होंगे? मैं वो बात बता रहा हूं, आप लोगों की इंग्लिश कमजोर क्यों है। किससे मेरे रिलेशन अच्छे होंगे? अमित से होंगे। मैं इसको रोज टाइम देता हूं, हम दोनों साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिम करते हैं, वॉक करते हैं। तो यहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। क्या अमित से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, अमित को मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैंने टाइम ही नहीं दिया तो मैं इसे जानूंगा ही नहीं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब ये तो तुम फिर वो सीख ही नहीं पाओगे जो सुमित बोल रहे हैं, है ना। इसे मैं जानूंगा ही नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसे मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता होगा। हमारी हाय हेलो वाली बात रहेगी, हमारी वो जो एक दोस्ती वाला रिलेशन होता है, अच्छा रिलेशन होता है, वो बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। सेम यही बात यहां पे है। अब दो सब्जेक्ट है हिंदी, मुझे, मैंने टाइम दिया है हमेशा इंग्लिश को। एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज है, आपने टाइम दिया है हिंदी लैंग्वेज को। अब आपकी इंग्लिश क्यों वीक है, कभी विचार करना, आपका सब्जेक्ट अच्छा कौन सा है। आपका सब्जेक्ट अच्छा, या तो आपको अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा रीजनिंग, या अच्छा सब्जेक्ट होगा मैथ्स। जीएस भी सबकी बहुत कम होती है, रीजनिंग या मैथ्स। अब आपने रीजनिंग को कितना टाइम दिया है, आप बोलो सर जी मैं तो रीजनिंग बस मैंने एक बार पढ़ी है। लेकिन भाई 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 साहब, रीजनिंग जो है मैथ का पार्ट है, मैथ तो आप पढ़ते आ रहे हो। मैथ का सिंपल पार्ट, नंबर सिंपल पार्ट क्या है? 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 12, 12 + 2 = 24, 24 + 2 = 26, 26 + 2 = 28, 28 + 2 = 32, 32 + 2 = 36, 36 + 2 = 48, 48 + 2 = 52, 52 + 2 = 54, 54 + 2 = 56, 56 + 2 = 58, 58 + 2 = 59, 59 + 2 = 61, 61 + 2 = 63, 63 + 2 = 64, 64 + 2 = 66, 66 + 2 = 67, 67 + 2 = 68, 68 + 2 = 69, 69 + 2 = 70, 70 + 2 = 71, 71 + 2 = 72, 72 + 2 = 73, 73 + 2 = 74, 74 + 2 = 75, 75 +
रीजनिंग मैथ के सिंपल कंसेप्ट है। मैथ तो पढ़ते आ रहे हो, आपने मैथ को रीजनिंग के बहाने बहुत टाइम दिया है। ये वाला मैथ का पार्ट आप जो आपका रीजनिंग अच्छा है उसको आपने बहुत टाइम दिया है, या मैथ्स को आपने बहुत टाइम दिया इसलिए आपका मैथ्स अच्छा है। आपका कोई भी सब्जेक्ट बिना पढ़े अच्छा है, आपने उस सब्जेक्ट को बहुत टाइम दिया होगा। किसी की जीएस स्ट्रांग है, भाई साहब उसको जीएस पढ़ना अच्छा लगता है, वो जीएस को बहुत टाइम देता है, इसलिए उसकी जीएस अच्छी है। आपने इसे नाराज कर रखा है। सुमित मेरे से नाराज है, वो बोलता है तू मुझे टाइम ही नहीं देता भाई, मैं तुझे क्यों इनवाइट करूं अपने बर्थडे पार्टी में, मैं तुझे क्यों इनवाइट करूं अपनी शादी में, मैं तेरे साथ क्यों टाइम स्पेंड करूं, तू मुझे टाइम ही नहीं देता। तो मेरा इससे हाई हेलो वाला रिलेशन है, ये भी मेरे से हाई हेलो वाला रिलेशन रखता है। इंग्लिश को तुमने टाइम ही नहीं दिया, तुमसे नाराज है, रूठी हुई है, ये रूठी हुई गर्लफ्रेंड है, इसे मना लो। दो लड़कियों को तुम बहुत टाइम देते हो, दूसरी वाली को टाइम नहीं देते हो, तो वो तुमसे रूठ जाएगी, टाइम मांग रही है। तो ये रूठी हुई गर्लफ्रेंड है, इसे मना लो टाइम देके। तो मैंने तो इसे टाइम देके बना लिया है। जैसे उस एज में बॉयज घंटों बिताते हैं फोन पे उस चक्कर में, उस एज में मैं इंग्लिश को रोज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा करता था, मैंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था, मैं इसे टाइम दिया करता था, इसलिए मेरी ये अच्छी है। ठीक है, अब आप समझ जाओ कि भाई आपकी इंग्लिश वीक क्यों है, आपने उसे टाइम कम दिया है। उसे मना लो, वो आपसे नाराज है। कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपसे रूठा हुआ है। क्यों रूठा हुआ है, आपने उसे टाइम नहीं दिया। जब आप उसे टाइम देना शुरू कर दोगे वो मान जाएगा, मान जाएगा आपकी बात को, ठीक है, मान जाएगा। दिस इज द सेम डॉग, द सेम के साथ अब यहां विच भी नहीं आएगा, दैट आएगा। अब मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। अब यहां क्या बात है, देखो मेरे भाई, ये चीज ऐसे है, बैंगन के साथ अगर आप कोई सी सब्जी दूसरी डालोगे तो क्या बनेगी, बैंगन के साथ या तो अकेला बनेगा या आलू ही डलेगा। मटर के साथ दूसरी सब्जी क्या डालोगे, आप बोलो जी पनीर डाल सकते हैं, मटर हटाओ। टमाटर अकेला बन सकता है, नहीं, अगर एकमात्र सब्जी टमाटर के साथ डालनी हो तो वो आलू होगी। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में रिलेट करने वाली नाउन के साथ ये वर्ड आ जाए, थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन, अगर ये आ जाए तो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो नॉन लिविंग बीइंग हो, आएगा तो दैट ही। दैट आ सबके साथ सकता है, दैट आ सबके साथ सकता है, सबके साथ दैट आ सकता है, लेकिन इनके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा, इनके साथ तो सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। दिस इज द सेम डॉग, डॉग से पहले द सेम आ गया, क्या आ गया, डॉग से पहले द सेम आ गया, और द सेम का पेयर सिर्फ दैट होता है। द सेम दैट ऑल का मतलब अगर थिंग है, दैट द ओनली दैट द लिटिल दैट फ्यू दैट द फ्यू दैट सच दैट, इनका पेयर दैट है, सिर्फ दैट आएगा। ठीक है, चलो, दिस इज द बेस्ट बैच, मैंने बोला बैच क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री आ गई, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ चाहे कैसी भी नाउन हो आएगा सिर्फ और सिर्फ दैट ही, आएगा सिर्फ और सिर्फ दैट ही। ठीक है, मैंने बोला एवरीथिंग, मैंने बोला था थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन, चाहे कैसी भी नाउन हो आएगा तो दैट ही। अब आपने क्या सीखा, ह्यूमन बीइंग के साथ हु या उसके केस आते हैं, नॉन लिविंग बीइंग के साथ विच आते हैं, दैट सबके साथ आ जाता है, लेकिन थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन किसी नाउन के साथ आए हैं तो सिर्फ दैट आएगा, फिर दैट से अलग कुछ और आ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो, ही इज द सेम बॉय, बेशक बॉय बॉय ह्यूमन बीइंग है लेकिन उसके लिए द सेम आ गया। मैंने बोला थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू मच लिटिल सुपरलेटिव नन, अगर किसी नाउन के लिए आए आएगा सिर्फ और सिर्फ दैट ही, फिर और कुछ नहीं आ सकता। ऑल विच ग्लिटर्स, जो चमकता है उस चीज को ऑल बोला गया है, ऑल का मतलब यहां थिंग्स से है, आएगा तो दैट ही, ये दैट की शर्त है।
दैट की शर्त क्या है? हाँ जी, दी। ठीक है, चलो वापस से देख लो। थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन, इनके साथ हमेशा दैट आता है। हमेशा सुमित के साथ रिलेशन लंबा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन चलेगा कैसा? हाय हेलो वाला। तो इंग्लिश से तुम्हें बहुत दिन पढ़नी पड़ेगी हाय हेलो वाली, बहुत दिन पढ़नी पड़ेगी। सुमित को जान ही नहीं पाओगे अच्छे से। सुमित की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सुमित है क्या, कैसी पर्सनैलिटी है, नहीं जान पाओगे। कभी कभी थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट उसके बारे में जान पाओगे, जब जब मिलोगे महीने 20 दिन में। अमित के साथ दिन रात रहते हो, पता लगेगा कैसा व्यक्ति है, अच्छा है, बुरा है, क्या वो चाहता है आपसे, कैसा नेचर है। इंग्लिश को टाइम दोगे, अच्छी लगेगी, पता लगेगा वो क्या है, कैसी है। टाइम ही नहीं दोगे तो पढ़ते ही रहोगे। उसे टाइम नहीं दोगे तो लंबे समय तक पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी तो पड़ेगी। चलो ठीक है, ठीक है, चलो और देखें आगे। अब प्रैक्टिस आपको करनी है। अब यहां से चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से। ठीक है, अभी देखो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ये 3 क्वेश्चन मुझे समझाने दो, 3 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप करना। कैसे? यू आर द पर्सन, सेम पर्सन नहीं लिखा है, पर्सन लिखा है। पर्सन एक ह्यूमन बीइंग है। इस ह्यूमन बीइंग के साथ थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन नहीं आया है। पर्सन एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग को विच रिलेट नहीं करता है, उसको रिलेट करता है या तो हु, या हुम, या हुज। अब क्या आगे आगे प्रोनाउन है, आगे प्रोनाउन है तो हुज तो नहीं आएगा, हु लगाऊं हुम लगाऊं। यू सब्जेक्ट की, आर वर्ब, आई सब्जेक्ट की, लाइक वर्ब। क्या सेंटेंस में और कोई वर्ब है? नहीं है। इसका मतलब वो भी नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं है। जब इसके लिए वर्ब नहीं है तो हु भी नहीं, हुम लगा दिया मैंने। वूम नहीं होगा, वूम होगा, गलती से लिख गया वो। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है। दूसरा, टेनिस इज द गेम। गेम एक व्यक्ति का नाम नहीं है, थिंग का नाम है। थिंग मतलब एक गेम का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है, विच आ जाएगा। ठीक है, द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन। पर्सन क्या है? कोई व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है। क्या उसके साथ हुम आ सकता है? हाँ जी, लेकिन हु भी तो आ सकता है, हुम भी तो आ सकता है, और हुज भी आ सकता है। अब आगे है कार, कार है नाउन, और नाउन के साथ क्या आवे है? बताओ क्या आवे है? जैसे माई बुक होता है ऐसे ही हुज बुक होता है, आगे दी है नाउन, तो मेरे भाई हुज आएगा इस बार। बात समझन में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई बताओ। जैसे ही मुझे आगे नाउन दिखी, ह्यूमन बीइंग है, आएगा हु, हुम, हुज में से कुछ। आगे नाउन है और नाउन से पहले हुज आता है, इसलिए हुज आ गया। अंडरस्टूड? अब समझ पा रहे हो या अब भी नहीं समझ पा रहे? मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को कहां पे कंफ्यूजन होगा, कहां डाउट होगा, तो उस चीज को मैं ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं। नहीं, वो नाउन के साथ होना चाहिए। कुछ तो मैं आपको रोज दे रहा हूं, आज क्या देता कुछ? कुछ तो आपको रोज ही मिलते हैं। अरे हु कब आएगा एक बार बता दीजिए। यह रामायण खत्म हो रही है, बोल रहे थे भगवान श्री राम कौन थे? बताओ। द मैन, कंडीशन, कंडीशन, TION वाले वर्ड मैंने आपको क्या बताए हैं? नाउन बताए हैं।
और अगर आगे नाउन लगी है, मैन के लिए विच नहीं आएगा, तीन ऑप्शन आ सकते हैं, या तो हु, या वूम, या हुज। अब आगे है नाउन, नाउन के साथ सिर्फ वूज आता है, तो आपने वूज कर दिया। बताओ मेरे भाई क्या दिक्कत है, बताओ। अंडरस्टूड? ठीक है, हुज कंडीशन होगा। दिस इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक बॉडी है, गवर्नमेंट सरकार कोई आदमी नहीं है। बॉडी के साथ हुज नहीं आएगा, विच आएगा। एक डिसीजन है। आई, हु, एम, आई सब्जेक्ट है। आई किसी व्यक्ति के लिए आता है, आई किसी व्यक्ति के लिए आता है, नहीं आता है, आता है। और व्यक्ति के लिए आप हु भी लगा सकते हो, whom भी लगा सकते हो, और whose भी लगा सकते हो। अब देखो क्या लगेगा, आई सब्जेक्ट की तो एम वर्ब हो गई, एम स्टैंडिंग हेयर, और यहां वर्ब है रोट V2। रोट द लेटर, लेटर किसने लिखा? आई। वो अब देखो आई ने ही लेटर लिखा है वैसे तो, लेकिन आई एम स्टैंडिंग, खड़ा कौन है? आई ही खड़ा है। भाई मैं ही तो खड़ा हूं, तो आई की सब्जेक्ट की तो वर्ब ये रही, हेयर एडवर्ब है। wrote वर्ब, वर्ब के बाद द लेटर उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट। हेयर देयर एडवर्ब होते हैं। अब मेरे भाई ये वर्ब इस सब्जेक्ट के लिए, ये वर्ब अकेली बैठी है, दुल्हन है मेरे भाई, अकेली बैठी है दुल्हन। दूल्हा लाओ, दूल्हा लाओ, दुल्हन अकेली थोड़ी ना रहेगी। अब आई बात समझन में? अब भी नहीं आई। ये समदन ऐसे है, एक दिन मैं बोला था आई बात समझ में, तो मेरे मुंह से निकल गया समझन में, समदन में। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा सा अच्छा लगा। समदन वैसे होती है, ये मान के चलो, जो मेरे वाइफ की मम्मी होगी वो मेरी मम्मी की समधन होगी, मेरे वाइफ के जो पापा होंगे वो मेरे पापा के समधी होंगे। तो घर वाली की जो मम्मी होती है वो हमारे मम्मी पापा की समधन होती है, समधन, है ना। तो आई बात समझन में, आई बात समधन में, ऐसे बोल देते हंसी मजाक में। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन ले लो। एक दिन ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम होना चाहिए था, एनी दिक्कत। तो एनी हिंदी में, इंग्लिश में, दिक्कत हिंदी में, तो फिर वहां से फिर एनी दिक्कत। हाँ, दूर बैठ सकता है दूल्हा, कितनी भी दूर बैठ सकता है। दूल्हा बहुत दूर से आ रहा है, अभी फेरे नहीं पड़े हैं। हाँ, विच ऑफ द टीचर्स, बिल्कुल ठीक है, विच ऑफ द टीचर्स डू यू लाइक द मोस्ट, बिल्कुल सही है, वही तो मैंने किया। तो ये नहीं देखना भाई वो पास में है दूर है। अ पर्सन लाइक यू, विच, अब एक व्यक्ति तुम्हारी तरह, यू एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए विच तो नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा? हु आएगा या वूम आएगा? क्योंकि पे वर्ब है, V1 है। देर इज वन ऑफ दोज बुक्स विच वर फाउंड इन द अनक्लेम्ड पार्सल। तो वन ऑफ के बाद मैंने क्या बोला था? वन ऑफ के बाद थिंग्स ओनली द सेम वन, दैट आता है, दैट आता है। ही इज द टीचर हु वी अप्रिशिएट फॉर हिज कंटेंट। तो क्या है यहां पर? हु है। टीचर एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए हु आ सकता है, लेकिन हु के साथ साथ whom भी तो आ सके, whom के साथ साथ whose भी तो आ सके। आप बोलो वी प्रोनाउन है तो whose तो नहीं आएगा। और ही सब्जेक्ट की इज वर्ब, द टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वी एप्रिशिएट सब्जेक्ट वर्ब, इनका ये जोड़ा बन गया। वी सब्जेक्ट, एप्रिशिएट वर्ब, फॉर प्रेपो हिज कंटेंट, उसका ऑब्जेक्ट है प्रेपो का। सेंटेंस में वर्ब नहीं दी, वर्ब नहीं दी है सेंटेंस में, बताओ। ही सब्जेक्ट इज वर्ब,
वी सब्जेक्ट एप्रिशिएट वर्ब, कौन एप्रिशिएट करता है? वी एप्रिशिएट, एप्रिशिएट वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या है? वी। ही इज, अब सेंटेंस में वर्ब नहीं है भाई साहब, दुल्हन को हटाओ, रंडवा इंसान लेके आओ, गुम हो जाएगा। देयर सब्जेक्ट इज, अच्छा ये तो हो गया। आ पर्सन लाइक यू, लाइक प्रेपो है यहाँ पर, यू। पे वर्ब है। द बिल प्रॉम्प्टली इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस का बैकबोन कौन है? एक व्यक्ति, तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति, ये तो इसकी वर्ब है। जो इज वर्ब है वो आ पर्सन लाइक यू की वर्ब है। ये जो पे है ना, इसको वर्ब चाहिए तो यहां हु आएगा, हु पे, हु पे द बिल। ठीक है, अगर आपके ऊपर से जा रहा है तो आप क्लास क्यों बंद करवा रहे हो? आप खुद बंद कीजिए अपनी क्लास। हजारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपके लिए मैं क्लास बंद नहीं कर सकता। ये बहम अपने दिल से निकाल दो, दिमाग से ये बहम निकाल दो कि आपके लिए क्लास बंद हो जाएगी। आपके लिए क्लास बंद नहीं होगी, है ना? आप बंद कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूं। तो आज मैंने सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, मुझे पता है बड़ा चैप्टर है, अच्छे से समझाना है, इसलिए मैंने ऐसे किए हैं। ठीक है, वट का प्रयोग भी बताएंगे आपको। वट ना वर्ब्स के बाद वट आता है, अगर पहले वर्ब दिया वट आएगा। डू यू नो वट, ऐसे वट का प्रयोग भी बताएंगे। दो क्वेश्चन है, द पुलिस कॉट अ पर्सन, व्यक्ति के लिए विच नहीं आएगा। ही इज द लीडर, लीडर के लिए हु आ सकता है, ही सब्जेक्ट इज वर्ब, दे सब्जेक्ट से वर्ब, एवरीवन रेस्पेक्ट वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब। एवरीवन रेस्पेक्ट्स, कौन रेस्पेक्ट करता है? एवरीवन, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब। से कौन कर रहा है? दे, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब। ही की ये वर्ब नहीं है तो whom आएगा। इस सेंटेंस में द पुलिस सब्जेक्ट कॉट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब किसने कैच किया था? कॉट किया था पुलिस ने, तो V2 इसकी हो गई। वी सब्जेक्ट फॉन्ड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इनका ये जोड़ा हो गया। टू बी मेन कल्प्रिट, द पर्सन वूम होगा, वर्ब नहीं है तो वूम हो जाएगा, वर्ब नहीं है तो वूम हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको, जी जी, लव यू टू मेरे भाई, थोड़ा सा आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा दूं, थोड़ा सा इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ ले। क्या हम थोड़ा सा इंडेफिनिट, ये रिलेटिव प्रोनाउन तो यहां पर आपका, चलो फिर ना कल ही पढ़ेंगे। आज रिलेटिव प्रोनाउन मैंने खत्म किया और आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाए थे। अब जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जिनके कोई डाउट है वो व्हाट का प्रयोग कल कराऊंगा। अब मैं यहां से आगे नहीं पढ़ा रहा हूं, जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जिनके कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं। बताओ। ठीक है, हाँ, न्यू टॉपिक हो नहीं पाएगा पूरा, नहीं वो हो नहीं पाएगा पूरा, फिर वो अधूरा रह जाएगा। ऑफ विच बताऊंगा, चलो ऑफ विच का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। दिस इज द कार, द टायर ऑफ विच आर फ्लैट, ये वो कार है जिसके जो पहिए की हवा निकल गई है। तो ऑफ विच से क्वेश्चन तो आते नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ऑफ विच क्या होता है ना, नाउन को अपने से पहले लेता है। कार क्या है? आप बोलोगे कार एक थिंग है, थिंग के लिए हु तो नहीं आएगा, हु तो नहीं आएगा। जब किसी थिंग की दूसरी थिंग आपको बतानी हो तब मैं ऑफ विच का इस्तेमाल करता हूं, द टायर ऑफ विच, द टायर ऑफ विच, द टायर ऑफ विच।
ठीक है, जैसे इससे क्वेश्चन आए हैं, दिस इज द रोड whose inauguration was not done by the minister। ये क्वेश्चन है, ये इस ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। ये आपका पार्ट ए है, ये आपका पार्ट बी है, और ये आपका पार्ट सी है, और पार्ट डी है नो एरर। तो अभी एक बात आई सिर्फ और सिर्फ क्या करने की, एक बात आई सिर्फ और सिर्फ एरर फाइंड करने की। एरर फाइंड करने की अगर बात है, सॉरी अभी रुक जाना, कुछ स्टूडेंट्स चले गए, उनका रह ना जाए बेचारों का, मैंने बोल दिया पहले, रुक जाना। दिस इज द रोड, रोड क्या है, रोड एक क्या है, रोड एक थिंग है। क्या मैं रोड के लिए हुज लगा सकता हूं, बस मुझे इतना बता दो। मैं बात कर रहा हूं एरर पता करने की। एरर किस पार्ट में है, एरर पार्ट बी में है, एरर है पार्ट बी में। कैसे पता चला, जो हुज आता है ना, हुज केस है हु का, हुज या whom, ये आते हैं ह्यूमन बीइंग को रिलेट करने के लिए। रोड तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो हुज तो नहीं आएगा, सबसे पहले इस हुज है काटो। ठीक है, हुज मैंने काट दिया। अब क्या आएगा, विच इनॉग्रेशन नहीं होगा। अगर आगे नाउन है, कोई थिंग को रिलेट करना है, आगे नाउन है, तो मैं विच नहीं लगा। आप बोलोगे जी विच के केस आएंगे, विच का सब्जेक्टिव केस में विच, ऑब्जेक्टिव केस में विच। देखो ऐसे है, ये ऐसे लिख लेना, आई, मी, माई, हु, whom, whose प्लस नाउन, माई प्लस नाउन होता है, ऐसे ही whose प्लस नाउन होता है, ऐसे ही होता है विच, विच, और यहां उल्टा चलता है, नाउन प्लस ऑफ विच। यहां नाउन पहले आती है, बस इतना देख लो। ये ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, लेकिन नाउन ऑफ विच चलता है। हुज कैसे आ जाएगा, थप्पड़ लग जाएगा हुज। रोड कोई व्यक्ति है, हु के केस तो सिर्फ व्यक्तियों के लिए आते हैं, हु के केस सिर्फ व्यक्तियों के लिए आते हैं। तो इस सेंटेंस में रोड व्यक्ति नहीं है, तो हुज तो आ ही नहीं सकता है, नहीं आ सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता है। अब मेरे भाई आपको पता है आगे नाउन है, जब किसी थिंग की आगे नाउन दे रखी हो तो मैं नाउन ऑफ विच का इस्तेमाल करता हूं। तो इसका सही आंसर होगा द इनॉग्रेशन ऑफ विच। ठीक है, कहां लिखूं, तो मैं यहां कहां लिखूं इसे, यहीं लिख देता हूं, यहां स्पेस बना लेता हूं मैं इतना। तो इसका आंसर होगा द इनॉग्रेशन, द इनॉग्रेशन ऑफ विच। दिस इज द रोड द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द मिनिस्टर। इसमें नाउन पहले आती है, द नाउन ऑफ विच, द नाउन ऑफ विच, द नाउन ऑफ विच चलता है। ठीक है, अंडरस्टूड। इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, नाउन ऑफ विच आता है। ठीक है, यहां से समझना ये बात। अगर नाउन है तो माई प्लस नाउन, ऐसे ही हुज है तो हुज प्लस नाउन होता है। अगर हु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, किसी व्यक्ति की कोई नाउन है तो हुज प्लस नाउन, किसी वस्तु की कोई नाउन है तो नाउन ऑफ विच आता है, द नाउन ऑफ विच, दा भी लिख लो, द नाउन ऑफ विच। ठीक है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको इसी से रिलेटेड।
whose नींव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नींव, बुनियाद। रुक जाओ। whose बिल्डिंग caught फायर, ऐसे लिख दो। यही वो हॉस्पिटल है जिसकी बिल्डिंग ने आग पकड़ी थी। फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन बोलेंगे, कई बार ना नहीं आती है इंग्लिश दिमाग पे। हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूं यही वो हॉस्पिटल है जिसकी बिल्डिंग में आग लगी थी। यही वो हॉस्पिटल है जिसकी बिल्डिंग में आग लगी थी। बताओ। ठीक है, कैसे करोगे? आप बोलोगे सर जी बहुत आसान है, अगर नन्ना मुन्ना राई बन के करें। दिस इज द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक थिंग है, हॉस्पिटल एक थिंग है, ठीक है, किसी थिंग का नाम है, हुज तो नहीं आएगा। अब आगे नाउन दे रखी है, तो हॉस्पिटल के लिए तो आप विच का इस्तेमाल करोगे, और अगर आगे आगे नाउन दे रखी है तो द बिल्डिंग ऑफ विच का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बोलोगे द बिल्डिंग ऑफ विच कॉट फायर। हुज बिल्डिंग नहीं, द बिल्डिंग ऑफ विच, द नाउन ऑफ विच, मतलब इसमें नाउन पहले आती है, बस इतना है। बिल्कुल, द बिल्डिंग ऑफ विच। ठीक है, चलो एक चलते चलते एक केस और सीखोगे। चलो कल बताऊंगा मैं, कल मेरे को व्हाट का इस्तेमाल भी बताना है तो कल बता दूंगा। अगर एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों आ जाए, मैं देखो अगर रिलेट करना हो, बस छोटा सा एग्जांपल देख लो। हाँ, चलो कल ही बताऊंगा फिर, क्योंकि फिर बाकी कुछ बच्चे चले गए हैं। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे चले गए हैं, कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप जा सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरी बुक टीम से बात हुई है, वो बोल रहे हैं अगले 2 से 3 दिन में सबकी बुक पहुंच जाएंगी, सबकी बुक पहुंच जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट 2 या 3 डेज में सबकी बुक आप पहुंच जाएंगी। बुक आपको कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करना स्टोरी में, कैसी, अगर बुरी लगी है मैं बुरी का ही टैग लगाऊंगा, कि अगर आपको बुक अच्छी नहीं लगी मैं वही लिखूंगा। जेन्युइन रिव्यू देना है, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देना है। बुक आपको कैसे लगी, एक बार अगर आपकी बुक पहुंच गई है तो बताना आपको बुक कैसे लगी है। ठीक है, चलो स्टेनोग्राफ इससे 100% हो जाएगा, 100% स्टेनोग्राफ की इंग्लिश यहाँ से हो जाएगी। इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे है, न्यूज़पेपर से पढ़ना शुरू कर दो, रोज एक राइटिंग लिखना शुरू कर दो। मैं कितनी बार बोलूं, मेरा ऐप पर क्विज देने की मेरी अथॉरिटी नहीं है, बताओ। हाँ मंथली करंट अफेयर आपको करनी चाहिए, बिल्कुल मंथली करनी चाहिए, बिल्कुल। मंथ अभी आप मंथली करंट अफेयर ही करो। नोट्स हैंड रिटन मिल रहे हैं, खुद के तो नहीं बनाने हैं, या तो हैंड रिटन या बुक, खुद के तो नहीं बनाने हैं। और बताओ, रिवीजन के लिए बुक दी तो है, नाउन पढ़ा दिया, नाउन का रिवीजन बुक से करो। कॉम्प्रीहेंशन अभी नहीं कराएंगे, कॉम्प्रीहेंशन पता है क्या है? कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर और वोकैब का मिश्रण होता है। जब तक ग्रामर कंप्लीट नहीं, वोकैब आपको याद नहीं करे, कॉम्प्रीहेंशन कैसे समझ आएगा? बताओ, बताओ। एमटीएस हवलदार आराम से हो जाएगा। बुक RWF या फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। अभी ये ठीक है भाई, हमने लास्ट के 4-5 मिनट ऐसे बात कर ली तो बाकी स्टूडेंट्स को डाउट, मतलब वो नहीं हुआ फिर क्लास में। रिवीजन बुक से करो भाई, बुक 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 कैसे बताऊं? नो पर्सनल क्वेश्चन। एमटीएस के नोट्स हैं, बिल्कुल नए नोट, नए नोट्स नहीं, पूरा जिंदगी नोट्स बनाने में निकालोगे क्या? मैनेजमेंट हर किसी का अपने अकॉर्डिंग होता है। वोकेबलरी के लिए मैं सेपरेट क्लासेस शुरू करूंगा, बिल्कुल सेपरेट क्लासेस, अभी कुछ दिन रुक जाइए। वोकेबलरी के लिए मैं अलग से क्लासेस शुरू कर दूंगा।
इंग्लिश पढ़ो, वीक है पढ़ो, उससे अलग कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बंगाली बाबा आपको 100 रुपए में 500 रुपए में इंग्लिश नहीं सिखा सकता है कि वो आपको 100 रुपए देकर कोई घुट्टी दे दे, चूरन दे दे, नहीं सीख सकते। पढ़ के ही सीख सकते हो, पढ़ किसी भी टीचर से सकते हो, जिससे आपको पढ़ने में मजा आए, जिसकी बातें आपको समझ आए, पढ़ उससे सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कुशाल गौतम जी, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं तो क्यों नहीं होगा, सब्जेक्ट तैयार करो, इस बैच से इंग्लिश तैयार करो, इस बैच से मैथ्स तैयार करो, जीएस तैयार करो, रीजनिंग तैयार करो, एग्जाम फिर सारे दो। ये नहीं होता है ये सीजीएल बैच है तो इससे सीजीएल ही होगा। मैंने कितनी बार बताया, मैंने सीजीएल की एक बार तैयारी की थी और मैंने फिर रेलवे और टीचिंग एग्जाम्स में रैंक आई है मेरी। मैंने तो टीचिंग का कभी कोई बैच नहीं लिया क्योंकि मेरे सब्जेक्ट तैयार थे, मेरा मैथ तैयार था, रीजनिंग तैयार थी, इंग्लिश तैयार थी, जीएस टूटी फूटी थी। तो मैंने तो नहीं सेपरेट बैच खरीदे कभी भी, मैंने तो एक बैच खरीदा, उससे सिलेबस किया, रिवीजन किया पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा। तो 10 बैच बार बार मत लिया कीजिए, 10 बार नोट्स मत बनाया कीजिए। जैसे अच्छे बुरे आपने एक बार नोट्स बना लिए, एक बार बना लो, बुक मंगा लो, प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू, और कुछ नहीं है, उससे अलग कुछ नहीं है। बताओ। सब हर किसी टीचर का अपना अपना तरीका होता है। मेरा भी फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब तक आप नाउन प्रोनाउन ना पढ़े, मुझे लगता है अच्छे से नहीं सीख सकते सारे टॉपिक। या तो फिर हम ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट पहले सीख लें, कुछ पॉइंट, वो मुझे लग रहा है आगे से मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट कराऊंगा। मेरे मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था, पढ़ा इंग्लिश रहा हूं, मेरा मैथ वीक नहीं था। किसने बोला? मैथ में नंबर अच्छे नहीं आते थे, कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी मेरे से, जैसे अभी भी हो रही है। मैं प्रपोजिशन को प्रोनाउन बोल गया हूँ, तो ये अलग चीजें हैं। नहीं, सब्जेक्ट तैयार कर लो, फिर नहीं है टीचिंग के लिए अलग कोर्स लेने की जरूरत। हाँ, जो टीचिंग के अलग सब्जेक्ट हैं जैसे पेडागॉगी और ये सब हो गए, उनके लिए तो ले सकते हो या बुक से कर सकते हो। बुक नहीं है, रिवीजन कैसे करो? नोट से करो, नोट से रिवीजन करो, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी राइटिंग में वो गुड़िया नोट्स लिखती है। चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा नोट से रिवीजन करके वर्कशीट में आपको दे रहा हूँ, वो लगानी है। अभी मैं आपको, अभी देखो मैं जो वर्कशीट दूंगा ना आपको, वो दूंगा टीसीएस क्वेश्चंस की, क्योंकि आप एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चन खुद से नहीं कर पाओगे, तो वो मैं खुद आपको कराऊंगा, खुद कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ जी, बताओ। बुक वोकैब के लिए संजीव सर बुक लेके आ रहे, वो ले लेना, संजीव सर की बुक आएगी वोकैब के लिए, आप उसे ले लेना। ठीक है, चलो, ओके मेरे भाई, अब आपसे मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।